थोड़े शांत हो जाए। पीछे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी को कहूंगा कि मंच पर आए। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का स्वागत करें। डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी। मैं अनिल जैन जी, सरोज पांडे जी, हर्षवर्धन जी, उसी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर अनिल जैन जी से भी आग्रह करूंगा डॉक्टर अनिल जैन जी आए और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। डॉक्टर अनिल जैन जी। पार्टी के हमारी राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के विदेश मंत्री सम्माननीय सुषमा जी का स्वागत करें। श्री सरोज पांडे जी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। मैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा वे भी मंच पर आए और श्री अरुण जेटली जी जो भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका स्वागत करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का स्वागत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हमारी पार्टी के मीडिया विभाग के जो हमारे प्रमुख हैं श्री अनिल बलूनी जी, मैं उनसे कहूंगा अनिल बलूनी जी मंच पर आए और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय रामलाल जी का स्वागत करें। श्री अनिल बलूनी जी। आज के इस संकल्प पत्र के जनता को अर्पित करने के इस कार्यक्रम में मीडिया के जो सभी हमारे मित्र आए हैं उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया आए और ये जो संकल्प पत्र एक बहुत जन भागीदारी की प्रक्रिया से तैयार करा है इसकी प्रस्तावना के विषय में अपना विषय रखें। माननीय अमित शाह जी। मित्रों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। मंच पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृह मंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, श्रीमान रामलाल जी, भाई भूपेंद्र यादव जी और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों और बहनों, आज कुछ ही क्षण के बाद श्रीमान राजनाथ सिंह जी 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आज आपको 2014 की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर लोगों के सामने आई थी। उस वक्त हम एक संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी का देश 14 से 19 किस तरह से चलेगा इसका विजन लेकर हम आपके सामने आए थे और 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा, ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को सच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियातों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे, इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं। 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है। 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े हैं। 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था, सीधे इसके मोबाइल पर 6,000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े 4 कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी। आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का ये देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता। ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का गौरव दुनिया के अंदर धीरे धीरे नीचे जाता था। ये 5 साल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो, देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या है, भारत सरकार का मंतव्य क्या है, इसके मायने पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर बहुत बदले हुए नजर आते हैं। मैं मानता हूं इस बात के साथ देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक भी
घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार, इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली है। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, स्कैम, एक के बाद एक स्कैम की सीरीज के बाद जो सरकार बनी, इसने एक प्रामाणिक सरकार कैसी हो सकती है, एक पारदर्शी सरकार कैसी हो सकती है, उसका उदाहरण देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, आज देश दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत दुनिया में एक महाशक्ति के नाते अपनी पहचान को कायम कर, हर भारतीय को इन दिन का इंतजार था। 70 साल हो गए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के फैसलों में हमारी कोई भूमिका नहीं होती थी। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। मैं मानता हूं आने वाले दिनों के अंदर ये बात और आगे बढ़ने वाली है। मैं 5 साल के अंदर इस सरकार ने कई कदम उठाए, सबका जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि आज का विषय हम आगे क्या करेंगे, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों को भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टडी है, उनको मालूम होगा काम करना कितना कठिन होता है, और खास कर फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री के अंदर। इसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां कोई सरकार 30 साल काम करे तो 4-5 बड़े फैसले ले सकती है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। मैं मानता हूं कि 5 साल हमारे भारत के विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। 2014 के जनादेश का अगर एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो 2014 का जनादेश कांग्रेस का शासन, यूपीए का शासन, कांग्रेस के साथियों का शासन, सो कॉल्ड गठबंधन वालों का जो शासन था, वो शासन से जो निराशा जन्मी थी, वो निराशा ने नरेंद्र मोदी में एक आशा देखी थी, और ये आशा को जनादेश में जनता ने परिवर्तित किया था। और 2014 से 2019 तक ये जो यात्रा चली है, देश का जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी है। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है। अब काफी कुछ अच्छा हुआ है, लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है, और मैं बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी सक्षम है 125 करोड़ देश की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, विशेषकर देश के युवाओं की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, उनकी अपेक्षा का भारत बनाने के लिए। लोगों को अपेक्षा है देश का टॉप 5 इकोनॉमी में आ सकता है। देश के गरीबों को अपेक्षा जगी है कि हमें गैस मिल गया, घर मिल गया, बिजली मिल गई, शौचालय मिल गया, स्वास्थ्य की योजनाएं मिल गई। अब आगे पर भी हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है क्या? किसानों को आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है। देश आतंकवाद से केवल मुक्त न हो, आतंकवादी देश के ओर देखने की हिम्मत न करे, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने की जनता को अपेक्षा है। कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान की अपेक्षा है, और देश दुनिया में महाशक्ति बनकर अपना स्थान हमेशा के लिए सुनिश्चित करे, इसकी भी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है, ये सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर, एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। मोदी जी ने देश के सामने आजादी के जब 75 साल समाप्त होंगे 2022 में, तब देश कैसा हो, इसका एक विजन रखा है, और वो विजन के हिसाब से 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में ये 75 संकल्पों को पूरा कर जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाता होगा, इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर, संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। सबसे बड़ी मोदी सरकार की सिद्धि है,
हमने सोचने का स्केल बदला है। पहले योजनाएं बनती थी, इतना 1000 घर बना देंगे, इतने लाख टॉयलेट बना देंगे। अब हरेक को घर देंगे, हरेक को टॉयलेट देंगे, हरेक को गैस देंगे, हरेक को बिजली देंगे, हरेक के स्वास्थ्य की सुविधा करेंगे। देश का सोचने का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जिसकी देश की जनता राह से आज ये संकल्प पत्र की घोषणा हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं। कई सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर अलग अलग क्षेत्र के तज्ञों के साथ चर्चा कर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर और भारत के मन की बात के माध्यम से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का भागीदारी कर एक संकल्प पत्र को बनाया गया है। मैं मानता हूं दुनिया भर की डेमोक्रेटिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है कि कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर बनाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र लेकर आपके मन की बात संकल्प पत्र में समाहित कर आपके सामने आने वाली है। इस वक्त मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था। 2014 से 2019 तक हमने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। कई चीजें जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं भी थी उसको आगे ले जाने का काम किया है। आप एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथीदारों को आशीर्वाद दीजिए। हम एक मजबूत सरकार देने का वादा करते हैं, हम एक निर्णायक सरकार देने का वादा करते हैं, एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देने का वादा करते हैं। मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे दल साथ में मिलकर जनता की अपेक्षा का भारत बनाने में हम सफल होंगे। पूरे देश भर में जहां जहां जाते हैं फिर एक बार मोदी सरकार का उद्घोष जनता में से सुनाई पड़ता है, जो व्याख्यायित करता है लोगों की अपेक्षाओं को। और ये अपेक्षाओं की पूर्ति का चुनाव है। ये अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जरूर करेगी। मुझे इसकी पूर्ण आशा है और आप सबसे भी अपेक्षा है कि चुनाव के ये संकल्प पत्र को आप हमारी स्पिरिट को, हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे। ये बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय अध्यक्ष जी ने और श्री राजनाथ जी ने 29 जनवरी को एक भारत के मन की बात कार्यक्रम को दिल्ली में जिसका शुभारंभ किया था और 300 से ज्यादा रथ, लगभग 20,000 से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंगें, 100 से ज्यादा विशेषज्ञों की बैठक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, वेबसाइट के माध्यम से लोगों के सुझावों को एकत्रित करके 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का और जन भागीदारी का एक पूरा संवाद कार्यक्रम चलाते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया। और मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे कि संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी के द्वारा कृपया इस संकल्प पत्र को जनता को समर्पित करने के कार्यक्रम को करिए। मैं मंच के सभी वरिष्ठ हमारे नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि ये जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र देश की जनता को समर्पित किया जाएगा। ये संकल्प पत्र 6 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ सीधा उनकी भावनाओं को, विषयों को, उनके उद्गारों को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को सबको इसमें समाहित करते हुए और ये जो 5 वर्ष की एक सफल सरकार ने जो गरीब कल्याणकारी कार्य किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक इस संकल्प पत्र अब जनता को समर्पित किया जाता है।
अब मैं आमंत्रित करूंगा संकल्प पत्र समिति के हमारे अध्यक्ष माननीय राजनाथ जी को कि वो आए और इस संकल्प पत्र का दृष्टिकोण हम सबके सामने रखें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह, हमारी भारत सरकार की विदेश मंत्री बहन सुषमा जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, श्रीमान थावरचंद जी गहलोत, भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री, और हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्रीमान रामलाल जी, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों और हमारे सभी सम्मानित पत्रकार मित्रों, अभी अभी आपके समक्ष संकल्प पत्र हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा विमोचित हुआ है। यह संकल्प पत्र कैसे तैयार हुआ है, इसके संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में आप सबको मैं जानकारी देना चाहूंगा। 2009 लोकसभा चुनाव के लिए यह संकल्प पत्र बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और मेरे साथ 12 लोगों को भी उसमें नामित किया था और संकल्प पत्र को मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए 12 श्रेणियों में भी उसे विभाजित किया था। इतना ही नहीं बल्कि हर विषय के लिए एक अलग से सब कमेटी भी उन्होंने बनाई थी। इन सारी कमेटी और सब कमेटीज ने अपने अपने विषयों पर बहुत ही व्यापक विचार किया है, गंभीरतापूर्वक विचार किया है, जिसके फलस्वरूप आज यह संकल्प पत्र एक विजनरी और वेरी प्रैक्टिकल दस्तावेज बन पाया है, जिसे आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम नए भारत के निर्माण में 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को विजन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह संकल्प पत्र आपके बीच रखते हुए मुझे संतोष की ही अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि हमारे संकल्पों में करोड़ों देशवासियों की सहभागिता का भी पूरी तरह से समावेश है। भारत के मन की बात, जिसकी चर्चा भी भूपेंद्र जी यादव ने की है, के माध्यम से देश के सभी क्षेत्रों, सभी वर्गों और सभी समुदायों के साथ विस्तृत एवं व्यापक संवाद के बाद अपने दृष्टिकोण का यह दस्तावेज आज हम लोगों ने देश के सामने रखा है। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं, उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ा है। जैसा अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि वर्ल्ड की इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वह भारत की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में, इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। 2014 के पहले यूपीए के शासनकाल में ठप पड़े विकास को पुनः पटरी पर लाना, यह हमारी सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा काम था, परंतु हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस संबंध में हमने कामयाबी भी हासिल की। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रश्न है और उनके नेतृत्व की सरकार, इन दोनों के प्रति मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश की जनता का विश्वास भी बढ़ा है और विश्वास ही नहीं बढ़ा है बल्कि देश की जनता का भरोसा भी उनके प्रति बढ़ा है। इसमें भी कहीं दो मत नहीं है कि विकास का चक्का इस समय तेजी के साथ चलना प्रारंभ हुआ है। जहां आवश्यक हुआ है चेंजेज करने में भी रंच मात्र संकोच नहीं किया है। जहां तक देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने भरपूर प्रयत्न किया है और देशवासियों के मन में सुरक्षा का भाव भी पैदा करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है।
यह सब करते हुए हमने एक रेस्पॉन्सिबल, एक सेंसिटिव और एक फॉर्म कन्विक्शन वाली सरकार की मिसाल देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत की है। हमारी सरकार ने पीपुल पार्टिसिपेशन को गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। हमने पॉलिसी मेकिंग में भी लोगों की भागीदारी तय की है और इस संकल्प के निर्माण में भी जन भागीदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश की है। भारत के मन की बात को जानने के लिए हम लोगों ने एक लंबा कार्यक्रम चलाया है। हमने करोड़ों लोगों से संपर्क किया है और अलग अलग माध्यम से लाखों सुझाव भी हमको प्राप्त हुए हैं। लगभग 300 रथ, लगभग 7,700 सुझाव पेटियां और 110 से अधिक संवाद कार्यक्रम और 4,000 से अधिक भारत के मन की बात के कार्यक्रम यह संपन्न हुए हैं। इतना ही नहीं, हम लोगों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के मन की बात को समझने की हम लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। साथ ही विशेषज्ञों के साथ भी हमारे टीम के जो प्रमुख सदस्य थे उनका बैठना हुआ है, हम लोगों का भी उनके साथ बैठना हुआ है, उनके साथ भी हम लोगों ने परामर्श किया है। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, हमारा संकल्प पत्र पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों को आधार मानकर अगले 5 साल में हम आगे ले जाने के लिए देश को हम अपना यह दृष्टि पत्र आज प्रस्तुत हम लोगों ने किया है। 130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षा को पूरा करने वाला यह हमारा संकल्प पत्र है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जिस नए भारत के निर्माण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उसे दोहराते हुए यह संकल्प पत्र आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा देश को समर्पित किया गया है। मित्रों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, जब भी चुनाव होते हैं बराबर घोषणा पत्र और तरह तरह के नामों से माने मैनिफेस्टो हर राजनीतिक पार्टी के द्वारा जारी किया जाता है। इतना ही नहीं, चुनावों के द्वारा राजनीतिक पार्टी के नेताओं के द्वारा लोगों से तरह तरह के वादे किए जाते। जो भी वादे नेताओं के द्वारा पहले किए गए, शायद वह आंशिक रूप से पूरे हो गए होते तो आज हमारा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता, हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता। नेताओं की कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स, इनमें अंतर होने के कारण ही भारत में एक विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बार बार आग्रह रहता है कि भारत की राजनीति में जो एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है, इसको भी हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना है। और मैं कह सकता हूं कि 2014 में जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने उसे पूरा करने की अपनी तय भरपूर कोशिश की है। जो कहा था उसे किया था, यानी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और हम उस पर विजय प्राप्त करने में भी कामयाब रहे हैं। मैं इस संकल्प पत्र के कुछ प्रमुख बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विस्तार में यदि मैं जाऊंगा तो लंबा समय लगेगा। जहां तक इस संकल्प पत्र का प्रश्न है, यह वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, आप लोगों तक थोड़ी ही देर में पहुंच जाएगा या पहुंच गया होगा। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है और इतना ही नहीं, आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है उसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हमारी यह जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आतंकवाद के प्रति रहेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं,
हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। जो भी उनकी पहचान है उसकी पूरी तरह हम प्रिजर्व करेंगे उसे, और उसे हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। सब मिला जुला कर कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ हमारी सरकार किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है, पिछले चुनावी घोषणा पत्र में भी हम लोगों ने जो संकल्प किया था उसी संकल्प को हम दोहराते हैं। सभी संभावनाओं को तलाश करेंगे और हमारा यह प्रयत्न होगा कि जल्दी से जल्दी सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाए। मैं यहां पर जो इस देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर है, फार्मर, उसके बारे में कहना चाहूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन की बागडोर संभालते ही कहा था कि हम 2022 आते आते किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। यह हम फिर से अपने उसी संकल्प को दोहरा रहे हैं और उस दिशा में हम 5 वर्षों में तेजी से आगे बढ़े हैं। घोषणा इस संकल्प पत्र में यह भी कहा है कि 1 लाख तक का जो क्रेडिट कार्ड पर लोन मिलता है, 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड पर जो लोन मिलता है, उस पर 5 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% होगा। 0% ब्याज दर पर 1 लाख का वो कर्ज लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, हमारी यह धारणा है कि जब तक इस देश के किसानों का विकास नहीं होगा, जब तक इस देश के गांवों का विकास नहीं होगा, तब तक सचमुच हमारे देश के विकास का जो स्वप्न है वह साकार नहीं हो पाएगा। इसीलिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, कि 25 लाख करोड़ तक का ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर 5 वर्षों में खर्च करेंगे। 25 लाख करोड़। अभी हाल में ही एक किसान सम्मान निधि योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। यानी एक इनकम सपोर्ट था इस देश के किसानों के लिए। 6,000 रुपया प्रति वर्ष जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है उनको दिया जाएगा। पहली किस्त जा चुकी है, दूसरी किस्त जाने वाली है। लेकिन मैं यहां प्रशंसा करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता को। जब इनके साथ इस संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए बैठे थे तो इन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि मुझे कुछ अजीबोगरीब लगता है कि हम कोई भी लाभ यदि देना है तो केवल कुछ ही लोगों तक हम क्यों सीमित रखना चाहते हैं। 2 हेक्टेयर तक का ही किसान नहीं, बल्कि जो भी किसान होगा उस सभी किसानों को हम यह इनकम सपोर्ट 6,000 रुपये का देंगे। यह जो है उन्होंने कहा और उसको हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। सभी किसानों को यह किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। बड़ी बात यह भी हम लोगों ने फैसला किया है, आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। आयोग बहुत सारे बन गए, लेकिन ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। और राष्ट्रीय व्यापार आयोग जो बनाएंगे, इनएक्टिव यह आयोग नहीं होगा, बल्कि वेरी इफेक्टिव आयोग होगा। एक ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इस देश का होना चाहिए, यह हम सबकी चाहत है। समाज के सभी वर्ग, चाहे एससी हों, चाहे एसटी हों, चाहे महिला हों, दिव्यांग हों, कोई छूटे ना, सबका विकास होना चाहिए। यह इसका पूरा संकल्प हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो हमारा संकल्प पत्र है उसके डिटेल में, उसके विस्तार में जाएं तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। एक संकट, और संकट ही नहीं बल्कि मैं इसे देश की एक चुनौती भी मानता हूं, जो समय समय पर पैदा हुआ है।
रीजनल डेवलपमेंट को लेकर रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। हम लोगों ने यह तय किया है कि भारत के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। जब से आपने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, बराबर आपने इसकी चर्चा की है और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, धीरे धीरे उसे पूरे समाप्त करने के लिए आपने कई प्रभावी कदम भी उठाए हैं। एक और आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, चुनाव को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत बड़े खर्च की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। पैसा किसका खर्च होता है? जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है, करों के रूप में, वही खर्च होता है। कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आह्वान किया था, इस पर बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है कि हम इस पर बहस करेंगे और इस पर कंसेंसस बनाएंगे, यह भी हम लोगों का संकल्प है। गुड गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, गुड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी स्वीकार करते हैं। जहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं, वहीं पर सिस्टम में भी काफी चेंजेस लाए हैं। उदाहरण तो हमारे पास कई हैं, लेकिन मैं एक का उदाहरण देना चाहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जो सहायता, चाहे वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो कोई सब्सिडी हो, यह पहले मिडिल मैन के माध्यम से जो लोगों के द्वारा पहुंचती थी, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पहुंचना प्रारंभ हुई है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सिस्टम में चेंज लाने का यह लाभ होता है, प्रोसीजर्स में चेंज लाने का इतना बड़ा यह लाभ होता है। मजबूत करेंगे। हमारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंध बहुत ही बेहतर हों, प्रगाढ़ हों। हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक होगा कदम उठाएंगे। मैं मित्रों यहां बहुत ही संक्षेप में एक और चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है बार बार कि 2022 तक हम नए भारत का निर्माण करेंगे, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ऐसे हमने लगभग 75 स्टेप्स, 75 कदम तय किए। मैं उनमें से सारे पॉइंट्स की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ सैलिएंट पॉइंट्स। 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करेंगे और 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसान हेतु पेंशन योजना, इसकी मैंने चर्चा कर दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि 20 साल, 25 साल, 30 साल से इरिगेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लंबित पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। और मूल धन के सामान्य पर भुगतान की शर्त पर 0% ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का हम कृषि ऋण देंगे, इसकी भी चर्चा की है मैंने। और लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन करेंगे, उसका जो है हम डिजिटीकरण करेंगे। युवाओं के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम हैं, लेकिन 2 की मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के दिशा में भी हम काम करेंगे। हम सीटों की संख्या मैनेजमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। जो हमारे एक्सेलेंट, हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी हम सीटों के नंबर को बढ़ाएंगे। एक्सेलेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो संस्थाएं हैं इंजीनियरिंग की, उनमें भी हम बढ़ाएंगे। और इतना ही नहीं, लॉ से जुड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें भी सीटों को बढ़ाने की दिशा में हम कदम उठाएंगे। बुनियादी ढांचा माने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, जिसको कि अध्यक्ष जी ने भी कहा है। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर
लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सभी गरीब परिवारों के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, तो हम इस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। सभी घरों का 100% विद्युतीकरण, पावर इन एवरी विलेज, पावर फॉर ऑल, यही लक्ष्य रखकर हमारी यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रत्येक घर में शौचालय, 98% घरों में इस लक्ष्य को हमने हासिल किया है। सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, यह भी हम करेंगे। सभी घरों में स्वच्छ जल पीने के लिए मिले, पीने का पानी मिलना चाहिए। नेशनल हाईवेज का काम बहुत अच्छा हुआ है। नेशनल हाईवेज की लंबाई है जितनी, उसको हम 2 गुना करेंगे, जस्ट डबल करेंगे। हम इस लक्ष्य के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और शहरों और गांवों में ODF प्लस और ODF 2+ दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। रेलवे की दृष्टि से 2022 तक सभी जितने भी रेल पटरियां हैं, कोशिश यही होगी कि लगभग अधिकांश रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन हो जाए। 2020 तक यह भी हम लोगों की कोशिश होगी कि सभी रेल पटरियों का इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, वह पूरा हो जाए। हेल्थ की दृष्टि से आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। यह सिर्फ काम चल रहा है। 75 नए मेडिकल कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की भी स्थापना की जाएगी। और गरीबों के लिए उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों पर टेलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का भी हम लोगों ने लक्ष्य सामने रखा है। ट्रेन्ड डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात आज बहुत अधिक है। डॉक्टर की संख्या हमारे कम है। पूरी कोशिश हम लोगों की होगी ट्रेन्ड डॉक्टर और जनसंख्या के बीच का रेशियो कम से कम 1:1400, 1:1400 हो जाए। यह हमारी यह पूरी कोशिश होगी। पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने के लिए और कुपोषण में कमी का दर तेज करने का भी लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इसका जहां तक प्रश्न है, यह बताने की आवश्यक नहीं है, सारा देश अब इसमें परिचित है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे, और भी बेहतर। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं कि टॉप 20 में रहेंगे, कहां रहेंगे, लेकिन यह हमारा लक्ष्य है। अभी तक निर्यात, एक्सपोर्ट, उसको 2 गुना करने की दिशा में हमारा यह अब प्रयत्न होगा। और सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए एक खिड़की अनुपालना एवं विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम करेंगे। यानी हमारे MSME के जो उद्योग समस्याओं का समाधान हो, यह हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य करेंगे। गुड गवर्नेंस की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो, इसे हम इंश्योर करेंगे। अदालतों का भी डिजिटाइजेशन का सिलसिला चल रहा है। हम इसको डिजिटाइज भी करने की कोशिश करेंगे और इसे मॉडर्नाइज भी करने की कोशिश करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन को भी हम बढ़ावा देंगे। और जहां तक सरकारी प्रक्रियाओं का प्रश्न है, उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाएंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी बच्चों का टीकाकरण इस काम को हुआ है और सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का भी प्रयास करेंगे। हर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, हम 6 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य हम पूर्ण करेंगे आदिवासियों के लिए, जो उनके स्वतंत्रता सेनानी हैं। पंचतीर्थ सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में हम काम करेंगे। जैन समाज, छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में सम्मिलित करेंगे।
और सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा, पेंशन आदि यह सब सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं के लिए महिला कार्यबल भागीदारी दर बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। वैसे हमारे यहाँ महिलाओं का पार्टिसिपेशन अन्य सर्विसेज की बात छोड़ दीजिए, हमारी फोर्सेस में भी बढ़ा है, काफी बढ़ा है। देखिए और अधिक आगे बढ़ाएंगे। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। सांस्कृतिक धरोहर 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। स्वदेश दर्शन, प्रसाद और हृदय योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य को शीघ्रता से पूरा करेंगे। सभी राष्ट्रीय संग्रहालयों के संग्रहों का डिजिटाइजेशन करेंगे। मित्रों, यह सब जो प्रमुख हमारे विजन डॉक्यूमेंट के बिंदु थे, पॉइंट्स थे, उस ओर मैंने आप सबका ध्यान आकर्षित किया है। और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जैसा मैंने पहले कहा, जन सामान्य का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। इसलिए हम जो कहा है हमने, उसे हम करके ही दम लेंगे। इसी संकल्प के साथ हम यह संकल्प पत्र देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजनाथ जी के द्वारा संकल्पित भारत और सशक्त भारत का जो पूरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय अरुण जेटली जी से, जो भारत सरकार के वित्त मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, कृपया इस विषय पर अपने दृष्टिकोण को आगे दें। The Honorable Prime Minister, the Party President Shri Amit Bhai Shah, my senior colleagues in the government and the party, friends of the media. The NDA and the BJP are already a government in power. And therefore we hope to go into our second term as a continuing government. We gave to this country a manifesto in 2014. We have been a highly performing government which fulfilled that manifesto. This Sankalp Patra is one of a government which is going to continue in power, and therefore wants to expedite the path of progress of this country. This manifesto, in a season of manifestos, is not prepared with a tukade mindset. It's not even prepared with an Ivy League mindset. This has been prepared with a strong nationalist vision, and it has been prepared after a detailed consultation by a committee headed by Shri Rajnath Singh Ji across the country, and is therefore rooted in Indian realities. Those who failed in the past for decades, not for years, can manufacture fresh ideas for the future. But those who have delivered in the past have a credibility to offer a roadmap for the future. 2014 was an election in a cynical environment. There was high levels of corruption. There was policy paralysis. There was indecisiveness of leadership. And obviously, there was a government which had paralyzed decision-making. Our security scenario was also gloomy. Both the BJP and our prime ministerial candidate at that time, Shri Narendra Modi, held a hope. And therefore, in a cynical environment,
That was an election which promised hope. Today, the environment is entirely different. We have a government which delivered. Our new security doctrine makes India into one of the most powerful nations in the world, where our deterrent itself is our best defense. Not only our three conventional forces and our paramilitary forces, our ability in cyberspace, our ability in outer space, and our new policy of striking at terror at the point of origin has received global support. This is a new security doctrine for the future. And therefore, we will reject all ideas for the balkanization of India, which many others in the political and public space promise. And we will act completely with an idea which promises to make India one of the strongest and the secure countries of the world. This is the first 5 years that India was globally the fastest growing economy in the world. Our fiscal prudence since 1947 has been the best ever for a 5-year government. Our inflation has been the lowest compared to what our predecessor government left behind, a double-digit inflation. We are the first government in history which consolidated India's middle class and which brought out the fastest depletion of poverty. Previous governments had only given slogans. Prime Minister Modi's government delivered resources to the poor. We are the only government which, for the benefit of the people, including the poor and the middle class, not only controlled inflation, but actually gave to India a 5-year tenure where taxes were only reduced, never increased. This was done with the idea of putting more money in the pockets of people so that they could spend more. But we expanded our base. We expanded our collections, and we transferred our resources to infrastructure. We transferred our resources to the poor. As a continuing government, we will follow the same principle. The essence of the manifesto, whose salient points was given just now, is to deplete poverty over the next 5 years to single digit and then eventually eliminate it. Our object is to give India a world-class infrastructure. We have provided in this manifesto for 100 lakh crore investment over 5 years in infrastructure. We have provided for doubling the income of farmers, and all this will ensure an 8% plus growth rate for India, which will retain our position as the world's fastest growing economy, the most exponentially growing fast middle class, which then is able to get rid of the menace of poverty in India, and a country which will continue to be regarded as a bright spot in the global economy. This is our mission as far as the next 5 years and beyond that is concerned. As I said, this manifesto lays a roadmap of a continuing government. Those who have performed, their words carry high credibility than those who failed in the past. And therefore, the most important fact is that when India is at the cusp of history, covering up for all the lost opportunities, where it has to make India a land of opportunities, once again, what is the kind of government we require?
Do we require a visionless government? Do we require multiple leaders taking claim for leadership? Do we require a fragile government? A failed idea 5 times experimented in the past? Or do we require a single party majority government with allies representing the federal character of India as an inbuilt part of that coalition? The 2014 to 19 experiment has shown that India cannot experiment the adventurism of failed ideas, because this is an opportunity that India cannot let go. Thank you very much, Vice President. मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार की विदेश मंत्री, पार्टी की वरिष्ठ नेता सम्माननीय सुषमा स्वराज जी से कि वे कृपया आएं और इस विषय पर हम सबको संबोधन करें। भारत के अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और परिश्रमी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय थावरचंद जी, आदरणीय रामलाल जी, मीडिया के मित्रों और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मीडिया के मित्रों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि हमारे शीर्षक और दूसरे पार्टियों के शीर्षक का अंतर समझें। बाकी सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो संकल्प पत्र लेकर आई है, घोषणा पत्र लेकर नहीं। इसलिए आज हम हमारे सामने घोषणाएं करने नहीं आए हैं, बल्कि इन संकल्पों को पूरा करने का व्रत लेने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है कि देश हमारी बातों पर इसलिए भरोसा करेगा कि 2014 में जो हमने कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया है। अभी अमित जी ने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे जो 5 वर्षों के विकास को दर्शाते हैं, लेकिन मित्रों, विकास की गाथा इस सरकार की इतनी लंबी है कि अगर हम सब उसमें कुछ न कुछ जोड़ते जाएं तो भी वो पूरी नहीं हो सकती। मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में लोगों को चौंका रहे हैं। जब मैं इंटरनेशनल फोरा से कहती हूं कि हमने 34 करोड़ नए बैंक खाते खोले हैं, 340 मिलियन न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड, और यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समावेश है, द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड, तो लोग चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें पुरानी सरकार की तुलना करके अपनी सरकार का अध्ययन देती हूं कि पुरानी सरकार में हमारे यहां 12 किलोमीटर हाईवेज पर डे बनते थे, प्रतिदिन बनते थे, और आज 29 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां रूरल रोड्स पिछली सरकार में 69 किलोमीटर प्रतिदिन 69 किलोमीटर पर डे बनती थी और आज 134 किलोमीटर 134 किलोमीटर पर डे बन रही है, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें डिजिटल इंडिया के अंदर की प्रगति बताती हूं कि पहले हमारे यहां केवल 59 गांव 59 विलेजेस वर कनेक्टेड विद ऑप्टिक फाइबर, और आज 1,16,000 गांवों में ऑप्टिक फाइबर बिक चुका है, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे देश में कॉमन सर्विस सेंटर पहले 83,000 थे, 83,000, और अब 3 लाख से ज्यादा बन गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि पहले देश में मोबाइल फोन बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थीं, आज भारत में 127 मोबाइल फैक्ट्रीज आर फंक्शनिंग, तो वो चौंक जाते हैं। और जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आंकड़ा पहले 142 था, 142वां, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 65 अंक ऊपर उछलकर हम अब 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं, तो वो चौंक जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूं कि हमारे यहां मोदी जी के नेतृत्व
14 नए एम्स, 118 मेडिकल कॉलेज, 5000 जनौषधि केंद्र और 1.5 लाख वेलनेस सेंटर बन रहे हैं तो वो चौंक जाते हैं। और जब मैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें बताती हूँ कि हमारे यहाँ 14 ट्रिपल IIT, 7 IIT, 7 IIM, 1 NIT, 103 केंद्रीय विद्यालय और 62 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं तो वो चौंक जाते हैं। और इससे भी ज्यादा जो बात मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताना चाहती हूं कि भारत का प्रभुत्व और भारत की प्रतिष्ठा मोदी जी के नेतृत्व में जितनी बढ़ी है उससे पहले कभी नहीं बढ़ी थी। और मैं इसका उदाहरण देना चाहती हूं। पिछले 5 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी को 5 बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया है। सऊदी अरब ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री को दिया। पैलेस्टीन ने अपने यहां का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ा सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। अभी 3 दिन पहले आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने यहां का हाईएस्ट सिविल ऑर्डर प्रधानमंत्री जी को दिया। साउथ कोरिया ने अपने यहां का प्रतिष्ठित सोल पीस प्राइज से प्रधानमंत्री जी को नवाजा। और संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने जलवायु परिवर्तन में अभूतपूर्व काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ के अवार्ड से नवाजा। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह है भारत का प्रभुत्व। और पहले कुछ लोग 2014 से पहले यहां के राजनीतिक पंडित कहते थे कि अरब वर्ल्ड की तो नक्शे से मिटाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में अरब जगत कहीं दिखेगा नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूं, सऊदी अरब में एक जनाद्रिया फेस्टिवल होता है जो पिछले 32 सालों से हो रहा है। पहली बार भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित करने का काम सऊदी अरब में हुआ। और सबसे बड़ा प्रमाण है OIC का इनवाइट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये 57 देशों का समूह है, संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा देशों का समूह। और ये केवल इस्लामिक राष्ट्रों का समूह है। अभी अरुण जी बात कर रहे थे कि हमने कूटनीतिक तौर पर अलग थलग कर दिया। अरे केवल विश्व में अलग थलग नहीं किया मित्रों, उनके अपने इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है। OIC की एक पृष्ठभूमि में आपको बता दूं, ये 1969 में बना था। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 1969 में। इनकी पहली कॉन्फ्रेंस रबात में हुई थी, मोरक्को में। उस समय भी भारत को इनवाइट किया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत के विदेश मंत्री थे, वो भाग लेने गए थे। पाकिस्तान ने उनकी पार्टिसिपेशन का विरोध किया और वहां के आयोजक मान गए कि हम भारत को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। बिना भाग लिए भारत वहां से अपमानित होकर वापस लौटा था। 50 बरस बाद कालचक्र घूमा है। अभी जो आबू धाबी में OIC की मीटिंग हुई, वो उनकी स्वर्ण जयंती मीटिंग थी, स्वर्ण जयंती कॉन्फ्रेंस थी, 50th एनिवर्सरी। और वहां जब उन्होंने हमें इनवाइट किया, फिर पाकिस्तान ने विरोध किया और अंत में ये लिख के भेज दिया कि अगर आप भारत को दावतनामा देंगे, ये इनविटेशन रद्द नहीं करेंगे, तो हम फाउंडर मेंबर होते हुए भी इसमें नहीं आएंगे। और UAE ने उन्हें कहा, आपकी मर्जी, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, लेकिन हम भारत के इनविटेशन को रद्द नहीं करेंगे। और आप सबने देखा कि पाकिस्तान की कुर्सी खाली थी और भारत मंच पर आसीन था। ये ऐसे ही नहीं हो गया। ये जो हमारे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा जाते हैं, क्या लेकर आते हैं, ये है मोदी जी के विदेश यात्रा की उपलब्धि कि सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि OIC के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए, लेकिन भारत का इनविटेशन रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा। पिछले 5 वर्षों के इतिहास में जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता हमने कमाई है, उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से एक और निवेदन करना चाहूंगी। जैसे वो शीर्षक का अंतर देखें, ऐसे ही वो हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र से जरूर करें। मित्रों, हम राष्ट्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं और कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है हम देशद्रोह को, कानून को समाप्त कर देंगे, यानी वो देशद्रोह को अपराध मानने से इनकार कर रहे हैं। हम
राजनीतिक स्थिरता के नाम पर मजबूत सरकार लाने की वकालत कर रहे हैं और वो गठबंधन के नाम पर मजबूर सरकार बनाने की वकालत कर रहे हैं। हम देश में अभूतपूर्व विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं और वो विकास के नाम पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। हम लोक कल्याण के लिए हर वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, वो कुछ वर्गों के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि मीडिया के मित्र एक तरफ हमारा संकल्प पत्र रखें, दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों का घोषणा पत्र रखें, तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी देश की नब्ज पहचानते हैं, राहुल गांधी देश की नब्ज नहीं पहचानते, बाकी पार्टियों के लोग देश की नब्ज नहीं पहचानते। तो जिन्होंने देश की नब्ज को समझकर, पहचानकर अपना संकल्प पत्र बनाया है, जनादेश उसी को मिलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और इस संकल्प पत्र पर आप टिप्पणी करें दूसरों की तुलना के साथ, ये पुनः निवेदन करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं हम सब की ओर से संकल्पित भारत और समर्थ भारत के आशा और विश्वास के प्रतीक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे आए और संकल्पित भारत और समर्थ भारत पे हम सभी को अपना प्रबोधन दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के सब साथियों, सबसे पहले तो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें रखी है उस सब के नीचे मैं अपना सिग्नेचर कर देता हूं। और इसलिए रिपीट करने की जरूरत न पड़े। मैं आज इस इतने बड़े मीडिया का समूह है तो आपका भी और देशवासियों का गत 5 वर्ष में जो सहयोग मिला, समर्थन मिला, और ये जन सहयोग का ही कारण है कि हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाए। और इसके लिए मैं देशवासियों का, आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सामान्य रीते ये स्वाभाविक है कि चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल अपनी अपनी बात लेकर के आती है, लेकिन राजनाथ जी के नेतृत्व में हमारे अध्यक्ष जी ने जो कमेटी बनाई थी उसने पिछले 2-3 महीने लगातार मेहनत की और एक प्रकार से जन के मन की बात, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को सुनना, समझना और एक डॉक्यूमेंट में भले सब कुछ ना आ जाए लेकिन उसकी मूलभूत बातों को पकड़ करके आगे चलने का ये जो मेहनत की इस टीम ने, मैं इस टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। शायद हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सरकार किन बातों को लेकर के आगे काम करे, जनता को इतनी बड़ी मात्रा में विचार विमर्श हुआ है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये लोकतंत्र का ट्रू स्पिरिट है और उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद
ये हमारी प्रेरणा है। अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में, इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल, जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। एक ही खांचे में, एक ही सांचे में, एक ही ढांचे में चीजों को समाहित करके हम परिणाम नहीं ला सकते हैं। राजनीति चल सकती है, लेकिन देश नीति चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने मल्टी डायमेंशनल लेवल पे काम करना होता है। उसको हमने इसमें लेने का पूरा प्रयास किया है। अब जैसे उदाहरण के लिए, आने वाले दिनों में भारत के सामने जो कुछ कठिनाइयां नजर आ रही है, जैसे पानी, खास करके मैं आज जब तमिलनाडु की गहराई में जाता हूं तो ध्यान में आता है कि आने वाले दिन कितने संकट वाले जा सकते हैं। राजस्थान, गुजरात जैसे प्रदेश सदियों से पानी के अभाव में जिए हैं, उन्होंने अपने रास्ते खोजे हैं, लेकिन आज भी देश के कई प्रदेश हैं, उनके लिए भारत सरकार ने गंभीरता से सोच करके समस्याओं का समाधान करना होगा और एक लंबी योजना से करना होगा। और इसलिए हमने सोचा है कि देश में पहली बार
जल की बात करता हूं तो जल भी पी लेता हूं। हम एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे। हमने इस बजट में मछुआरों के लिए, और कोस्टल एरिया में ही मछुआरे भाई बहन ऐसा नहीं है, हमारे देश की नदी तट की संस्कृति में मछुआरे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का माध्यम रहे हैं। और इसलिए हमने इस बजट में मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय की बात बजट में कही थी। हम आने वाले दिनों में जल शक्ति एक अलग मंत्रालय बनाएंगे। नदियों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पानी का कैसे हो। कोई हैंडपंप लगाए और चुनाव जीत जाते थे, वो एक जमाना था। लेकिन अब माताओं बहनों को पानी की दिक्कत से मुक्त करके नल से जल कैसे पहुंचाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं। हम पानी के संबंध में एक स्पेशल टास्क फोर्स, एक मिशन मोड में रचना करके उसका हम एक बहुत बड़ा बल देकर के काम करना चाहते हैं। और खास करके मैं तो तमिलनाडु के लोगों से मिला था, ये विचार हमारे मन में कई छोटे छोटे इलाकों से दूर सुदूर लोगों ने हमें जो मन की बात भेजी इसमें आया है, और उसको लेकर के हमने इसका महात्म्य समझा है और उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने 2014 से 2019 हमारे सारे कामों को देखेंगे। ये बात सही है कि कोई भी सरकार होती है, बहुत लोगों को बुरा लगता है क्योंकि उससे कुछ लोगों के जो मूल एजेंडा है उसको तकलीफ होती है। लेकिन ये सही है कि गई बती हुई सरकार और हमारी सरकार का मूल्यांकन तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और 2014 से 19 अगर एक शब्द में कहना है तो हमारे सभी कार्यों की रचना के मूल में सामान्य मानवीय की जो आवश्यकता है उसको एड्रेस करें। हमारे सारे कामों को उसको हमने बल दिया। लेकिन देश जिस उमंग और उत्साह के साथ, सपनों के साथ चल पड़ा है, जो काम 50, 55, 60 के कालखंड में होना चाहिए था, वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है। लेकिन उसके अनुभव के आधार पर, उस सफलता के आधार पर इस बार हमने पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया। अब सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप नई नई आकांक्षाएं जगाती है। आपने देखा होगा, हमने एक हिंदुस्तान का पूरा मैपिंग किया सब डिस्ट्रिक्ट का, और देश में करीब 150 डिस्ट्रिक्ट ऐसे निकाले कि जहां मिनिमम कुछ चीजों पर और बल देने की आवश्यकता है। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट की, हमने उसको काम किया। हमने तय किया कि पश्चिम भारत और पूर्वी भारत दोनों बराबरी कैसे करें, पूर्वी भारत को बल कैसे दे, और उसमें हम काफी कुछ आवश्यकताओं को एड्रेस कर पाए हैं। अब आकांक्षाओं को एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक समग्रतया भारत के विकास को लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए चल जाएं। एक और हमने विषय लिया है, आजादी का आंदोलन। देश में सैकड़ों साल की गुलामी के दरमियान कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा है हिंदुस्तान का कोई न कोई कोना आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। सैकड़ों सालों तक हर वर्ष कहीं न कहीं बलिदानियों की परंपरा रही है। लेकिन आजादी को जब महात्मा गांधी ने जन आंदोलन बना दिया तो उसने बहुत बड़ी ताकत पाई। जैसे आजादी पाने में जन आंदोलन एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बना। कोई रेंटियां काटता है,
तो आजादी के लिए, कोई प्रौढ़ शिक्षा करता है तो आजादी के लिए, कोई सफाई करता है तो आजादी के लिए, कोई शिक्षक का नाम काम करता है आजादी के लिए, कोई खादी के कपड़े पहनता है। गांधी जी ने उसको बहुत बड़ा एक व्यापक रूप दे दिया था। भारत को भी विकास के लिए विकास को जन आंदोलन बनाना। और एक सफल प्रयोग आप देख सकते हैं, स्वच्छता। हमारे देश में पहले हम गंदगी की चर्चा करते थे, गंदगी के विषय में हर बार खबरें भी आती थी, बातें भी आते थे, सब होता था। लेकिन पिछले 5 साल में स्वच्छता की चर्चा हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन स्वच्छता की चर्चा करते करते हमने गंदगी को एड्रेस किया। यानी पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाते बढ़ाते नेगेटिविटी को खत्म किया। और इसमें मुझे देश के सभी मीडिया हाउस की मदद मिली। मैं आज उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। देश की युवा पीढ़ी की मदद मिली और वो जन आंदोलन बन गया। स्वच्छता के लिए कोई सरकार अपने खाते में सफलता का दावा नहीं कर सकती है। जन आंदोलन बना। जब जन आंदोलन बनता है तो कितनी बड़ी सफलता मिलती है। और इसलिए हम विकास को जन आंदोलन बनाने की दिशा में केंद्रस्थ विचार लेकर के चलना चाहते हैं। ये भी सही है कि आखिरकार गरीबी से लड़ना है तो 50 साल के सारे प्रयोगों ने बताया है कि दिल्ली के एयर कंडीशन में बैठे हुए लोग गरीबी को परास्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, इसलिए मैं कोई किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है, यह हमारा मंत्र है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पुअर। अब जब हम गरीब को घर देते हैं तो उसकी आवश्यकता पूरी होती है, नए एस्पिरेशंस जगते हैं और वो उसके लिए सोचता है अब घर मिला है तो कर्टन के लिए थोड़े पैसे बचाओ। वो सोचता है मेहमान आएंगे तो 2 चेयर के लिए पैसे बचाओ। उसका दिमाग बदलना शुरू हो जाता है। चीजें मैं छोटी बता रहा हूं, लेकिन मैं धरती का इंसान हूं, इसलिए बदलाव को बड़ी बारीकी से देख पाता हूं। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड पर्टिकुलरली एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, इसके लिए हमने बल दिया है। दूसरा, हमारे देश में एक सोच बनाई दी गई कि भाई जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है, जनता को कुछ भी दो कम पड़ता है। ये मैं समझता हूं कि देशवासियों का अपमान है। हमारा देश ऐसा नहीं है। एक बार लाल किले से मैंने कहा था कि जो संभव हो अपनी गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ते हैं। और मेरा देश गर्व के साथ कह सकता है 1.25 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। हमने रेलवे के रिजर्वेशन के फॉर्म में लिखा था कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आप रेलवे यात्रा में कुछ भी पाने के हकदार हैं, सब्सिडी पाने के हकदार हैं। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि जरूरत नहीं है तो आप इसको छोड़ सके तो अच्छा होगा। छोटा सा वाक्य उस रिजर्वेशन फॉर्म में लिखा है। आप हैरान हो जाएंगे, मेरे देश के 50 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन ने सब्सिडी लेने से मना कर दिया और पूरी टिकट से ट्रैवलिंग किया। देश के अंदर ये जो ताकत है, हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, हम इसको बल देना चाहते हैं, हम नागरिक पे भरोसा करना चाहते हैं। हम नागरिक के ये जो, क्योंकि हम ही देश बड़ा बनाना चाहते नहीं है, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग भी देश को बड़ा बनाना चाहते हैं। और इसलिए हमने हमारी सारी योजनाओं में नागरिकों की शक्ति है, उस शक्ति को हमारे विकास का आधार मानने का ये इस पत्र में हमारे कार्यक्रमों की रचना के केंद्र बिंदु में दिखेगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार की चर्चा बहुत हुई है। शासकीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में हमने बहुत सफलता पाई है। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस,
इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने कई अधिकार बहुत नीचे तक हमने दे दिए हैं ताकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी मदद की है ट्रांसपेरेंसी में। चाहे जनधन, आधार, मोबाइल वाला हमारा जैम योजना हो या ई मार्केटिंग का हमारा प्रयास हो, बहुत बड़ा सफलता मिली है। इस चीजों को हम नीचे तक परकोलेट करना चाहते हैं और उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसान के लिए पेंशन की बात हो, खेत मजदूर के लिए पेंशन, इस एक बहुत बड़े कदम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो एक एश्योर्ड जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार के साथ काम करने के लिए सफलता से आगे बढ़ेगा। ऐसे अनेक विषयों की चर्चा आज यहां पर हमारे साथियों ने की है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, सभी क्षेत्रों में जब हम बात कर रहे हैं तब ये हमारा संकल्प पत्र, ये सुशासन पत्र भी है, ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है, ये हमारा संकल्प पत्र राष्ट्र की समृद्धि का भी पत्र है। इन सारी बातों के साथ आपको याद होगा कि हम 90 के दशक में बार बार सुनते थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। लेकिन देश को उसके लिए तैयार करने में हमने मौका गंवा दिया। 21वीं सदी एक नारा बन गया, चुनाव में बोला जाता था, चर्चा होती थी। 21वीं सदी में तो हम 2 दशक तो पार करने की पहुंच गए हैं। 2022 आजादी के 75 साल है और कुछ ऐसे ऐतिहासिक पल होते हैं जो प्रेरणा के लिए बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अगर गांधी 150 तो अपने आप में स्वच्छता के लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। आजादी के 75 साल प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। अब हम सुनते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो भारत उसको लीड करें या न करें, करना चाहिए कि नहीं कर चाहिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारा संकल्प पत्र है। हम संकल्प के साथ चलते हैं कि जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 आजादी के 100 साल हो, तब देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की ऊंचाई को कैसे पार करे। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें कह सकते हैं हम। लेकिन मैं 2047 की ओर नहीं ले जा रहा हूं आपको, लेकिन 2047 का जो मजबूत फाउंडेशन है 2019 से 24 में रखना होगा। 2019 के 24 के मजबूत फाउंडेशन के आधार पर ही 2047 आजादी के 100 साल देश और वो हिंदुस्तान के हर नागरिक का सपना बने, एक मास मूवमेंट बने। हमें देश को वहां ले जाना है और एक बार ये हम मिजाज पैदा कर देते हैं। हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में इस बात का इशारा किया है, विस्तार नहीं किया है, लेकिन हमने जो विस्तार किया है वो इन 5 सालों के लिए किया है। और उसमें हमने 2022 आजादी के 75 साल को देश के सामने हमने अपने आप को कटघरे में खड़े कर करके अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रस्तुत किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारा निर्णय है और हमने किया है। देश भ्रष्टाचार को सहने को तैयार नहीं है। कानून नियमों की व्यवस्थाएं हो, हमारा अप्रोच हो और हम ईमानदारी को बल देते हुए, ईमानदारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति की दिशा में जाना चाहते हैं। हमने देखा होगा कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बुराइयों ने समाज को जकड़ लिया था। उस समय के नेतृत्व ने, एक तरफ आजादी का जंग चल रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ज्यादातर सामाजिक सुधार के अभियान हुए। बड़ी हिम्मत के साथ हमारे देश के अनेक महापुरुष निकले और उन्होंने किया। आज समय की मांग है
कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो बुराइयां घर कर गई है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से एक जन चेतना का आंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमवर्क की व्यवस्थाओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराइयां घुस गई हैं, उसके खिलाफ कदम भी लेने हैं, नीतियां भी बनानी है, निर्णय भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जन आंदोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की ओर जाना है और उस दिशा में भी एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में है। देश के नौजवान वो आने वाले 5 साल में 2047 का भविष्य तय करने वाले हैं और इसलिए देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं जो पूरी व्यवस्था को, आर्थिक आधार को एक नई ताकत देंगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस 5 साल में ऐसी स्थिति में ला देना है ताकि वो 2047 की आकांक्षाओं को अपना सपना बना ले और सपना बना करके हम उस दिशा में सरकारें आगे बढ़े, उस बात को लेकर के एक फाउंडेशन का काम भी हम इसके साथ साथ करेंगे। आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार इस संकल्प पत्र की रचना में जिस टीम ने काम किया है उनका अभिनंदन करता हूं। मैं बारीकी में छोटे छोटे प्रोग्राम की रचना में नहीं गया हूं, एक मूलतः राष्ट्र को आगे 5 साल में किस दिशा में जाना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में क्या विचार रहते हैं उसको मैंने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं फिर एक बार आप सबने जो कुछ भी सहयोग दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। इस आज के इस संकल्प पत्र कार्यक्रम में हम सब के बीच में आने के लिए मैं हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सबका अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम में आने के लिए मीडिया के सभी मित्रों का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। मीडिया के सभी मित्रों को संकल्प पत्र की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हमारे मीडिया विभाग के पास उपलब्ध है। आप सभी के लिए, मीडिया के लिए वहां पे प्रचार सामग्री उपलब्ध है। धन्यवाद। Especially when you're alone, whether it's coming back home from work at night or traveling back from a party. Join us as Uber and NDTV come together to raise safety standards in Delhi. Safety standards